इस मरतबा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 11 मई को इकामत खड़ी हो, इकामत हो रही है। अब तक कि ये इलेक्ट्रल फ्रॉड सामने ना आए, लोगों को सजाएं ना मिले, ये तहरीक अब रुकेगी नहीं। ये ज़हमत बहरहाल बर्दाश्त सारी कौम को करनी पड़ेगी। एक शॉर्टफॉल है और गर्मियों में ये शॉर्टफॉल बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी सिविल मिलिट्री टेंशन्स हो, कराची के हालात ऐसे हों कि वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हों या और दीगर ऐसे मामलात हों जहाँ हुकूमत वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात का शिकार हो, मिस गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस के इल्ज़ामात उसके ऊपर आयद हो रहे हों या करबा परवरी के इल्ज़ामात लग रहे हों, तो लगता यही है कि मामला अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। एक आर्टिकल है आज जो शहीन सहबाई साहब ने तहरीर फरमाया हुआ है जंग ग्रुप में। जंग ग्रुप के हवाले से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है उनकी आजकल फ़ौज के साथ, हो सकता है थोड़ा सा उसकी भी रिफ्लेक्शन हो, लेकिन उन्होंने उसी आर्टिकल के अंदर अपने से हट के अहमद रशीद साहब को कोट किया हुआ है, जाहिद हुसैन साहब को कोट किया हुआ है। वो उनका ख्याल ये है, उस आर्टिकल का एनालिसिस ये है कि जमहूरियत आगे चलने वाली नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पे पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं, रियलिटी क्या है और इसमें फ़िक्शन कितनी है, मसाइल क्या हैं। शेख रशीद अहमद पाकिस्तान सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, वो हमारे साथ हैं। और अभी कौमी असम्बली के अंदर भी एक सीन क्रिएट हुआ क्योंकि शेख रशीद साहब का ख्याल था कि जो जियो वर्सेस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर वो इजहार ख्याल करेंगे, लेकिन स्पीकर ने उनको इजाज़त नहीं दी। उस पर भी बात करेंगे। शेख रशीद साहब, वेरी वार्म वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। आप चाइना का विज़िट भी करके आए हैं, उस पर भी आपसे पूछेंगे चाइना क्या करने गए थे आप। पहले कौमी असम्बली में क्या हुआ, क्योंकि कौमी असम्बली तो फोरम होना चाहिए जहाँ तमाम मामला डिस्कस हो। नदीम साहब, मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि या हम मेंबर ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं या हम बेवकूफ़ हैं, और एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर साहब फैसला कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कस किया जाए। केस क्या है? मैंने कहा जी आप केस पे आए। केस ये है कि एक मीडिया के अदारे के एक एंकर पे हमला हुआ, उसके रिएक्शन में एक मीडिया ने पूरी कौमी सलामती के अदारे को निशाने में लिया और वो ले रहा है। इस पे दोनों तरफ से बात हो। अहमद मीर पे जो कुछ हुआ बड़ी जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, और मैं समझता हूं कि इसके मुजरमों को पकड़े जाना चाहिए। लेकिन सारी गवर्नमेंट, सारी की सारी गवर्नमेंट अगर मुझ पे बल पड़े, और मेरा स्पीकर साहब देखें, स्पीकर तो इंडिपेंडेंट है, अगर यही सूरत हाल रही तो एक आदमी से भी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है, मैं अदम एतमाद मूव कर सकता हूं। मैं उनसे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सरकारी सवाल दिए जाते हैं, इस असम्बली को मुर्दा असम्बली कर दिया गया है, और एक बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक अंडरस्टैंडिंग है। और जमहूरियत को खतरा मैं समझता हूं जितना खतरा खुद सरकार की पार्टी से है, इतना खतरा फौज या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। सिविल मिलिट्री का इशू क्या है इस वक्त? लड़ाई किस बात की हो रही है? देखिए, सिविल मिलिट्री की इश्यूज तो जाहिर है 3, 4, 5 मुशर्रफ से शुरू हुई। उनको गोली दी गई, उनको धोखा दिया गया, उनको कहा गया कि आप इन पे लगवा लें। वादा किया था किसी ने? हाँ। किसने? मुझे ये नहीं पता, या जाहिर है शहबाज साहब की बात ज्यादा, नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया होगा कभी भी। शहबाज और निसार का नाम आता है, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि इन्हीं दोनों में से कोई हो सकते हैं, और ये बेहतर है दोनों मामलात को समझने में। और पिछली दफा भी नवाज शरीफ साहब को वहां सारे माहौल से निकालने में शहबाज शरीफ का रोल था, ब्रिगेडियर नियाज के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए। और एक रात में निजी महफिल में था तो मुझे ये कहा गया, एक जनरल साहब के बेटे की शादी थी इस्लामाबाद में, तो मुझे ये कहा गया कि सेटलमेंट हो गई। और जब मैं शादी से बाहर निकल रहा था तो मुझे एक साहब भागते हुए आए, कहने लगे देखना कि तो क्या है ना देना, क्योंकि मसला फिर खराब हो गया जी। कैसे हुआ, क्या बैक ट्रैकिंग कैसे हुई? अगर कमिटमेंट थी देखें, मैंने टॉप मैनों से तो नहीं पूछा, लेकिन ख्याल ये था कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है आर्मी चीफ के पास। जनरल साहब पेश होंगे, पेशी होगी और उसके बाद हुकूमत उनको ईसीएल से नाम निकालने की इजाजत दे देगी, वो अम्मा की इजाजत के लिए जाएंगे। यही कहानी सुनने में आ रही थी, और वो जहाज भी आ गया था और सारे इंतजाम भी हो गए थे। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, द इंडियन
जिसके लिए आर्मी चीफ ने कह दिया कि कम से कम कश्मीर को डिस्प्यूट रहने दो। मैं समझता हूं इससे ज्यादा किसी आर्मी चीफ की आजिजी, इनकसारी, तहम्मुल, बुर्दबारी की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं इस केस को उठाओ ना उठाओ, कश्मीर को कश्मीरियों के हद तक रहने दो, कश्मीर को डिस्प्यूट रहने दो, इसमें पंगे ना लो। जनरल राहील का जो स्टेटमेंट है कि कश्मीर हमारी शाहराग है, राइट, आपका ख्याल है कि ये नवाज शरीफ के लिए एक मैसेज है? नॉट ए नवाज शरीफ के लिए, ये कौम की एक पॉलिसी है, ये कायदे आजम का फरमान। नवाज शरीफ कौम से बाहर है? नहीं, मैं तो नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहता। पाकिस्तान है। ये अगर कोई ये समझता है अकल का अंधा, कोई कमअक्ल, कोई ज़हनी पस्ती का शिकार, कोई ऊपर का चैम्बर जिसका खाली है, जो ये समझता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग नहीं है, तो फिर कह के नहीं है आके। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था कि 7 रीजन बना लेते हैं, वो एक अलग बात autonomy है। कर लेते हैं, तो वो उसका ख्याल है कि आपका कोई अपर चैम्बर का दखल था या कोई उनकी पॉलिसी पाकिस्तान? वहां मैं मौजूद था, वहां आप थे ना उस ब्रीफिंग में? मैं भी और आप भी थे जब ब्रीफिंग हुई। ठीक है, मैं मौजूद था, वहां ऐसे हालात थे। अगर उस वक्त भी ये मसला नहीं हल हो सका ना, तो अब भी किसी के बस का रोग नहीं है। वैसे उस पूरी ब्रीफिंग में ये आज एक इंटरेस्टिंग बात है, उस वक्त के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ कह रहे थे कि कश्मीर को मैंने बात कर ली है, मामला हल हो जाएंगे, और आप एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं होंगे। मैं सच्चा था, वो जनरल मुशर्रफ गलत है। और मैं उस वक्त भी गिलानी का हामी था ओपनली। मैं उस वक्त भी, जबकि वाजपेयी साहब तशरीफ लाए, मैं अपनी मशहूरी नहीं चाहता, मैं कोई बड़ा रोल नहीं अदा करना चाहता। अल्लाह ने मुझे जिस जगह रखा है, मैं वहां उसकी हैसियत से, जब मुझे उनका वजीर मेहमानदारी बनाया गया, वाजपेयी साहब ने रिफ्यूज कर दिया कि यह दौरा कैंसिल हो सकता है, और मेरी जगह जब शौकत अजीज को बनाया गया, तो मैंने जब यह खबर दे दी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, तो एक क़यामत बर्पा हो गई। और जब पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट का मैंने सबसे पहले अप्लाई किया, सदर मुशर्रफ साहब अगर सुन रहे हो, उन्होंने जोर दिया कि आप अपनी दरखास्त वापस लें। मैंने कहा 72 घंटे ठहर जाएं, आपको असल चेहरा उनका नजर आ जाएगा। 72 घंटे में अमेरिकन के कहने के बावजूद, मैं बंदा मामूली हूं, मैं फकीर आदमी हूं, लेकिन आप देखें कि एक सुपर पावर मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं उसकी फजा से गुजरूं, हालांकि मैं जा भी नहीं रहा वहां। सुपर पावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद इंडियन फॉरेन ऑफिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शेख रशीद को वीजा नहीं मिल सकता। वो कहते हैं आप ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है जी, कहने को तो किसी पे भी इल्जाम लग सकता है। वैसे शेख रशीद साहब, आपको कभी जो ये इतने वाजे और बड़े खुले वो हमारे यहाँ कंट्राडिक्शन हैं, वो नज़र नहीं आई? आपको लाहौर प्रोसेस होता है तो जनरल मुशर्रफ को सल्यूट करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आई, आगरा प्रोसेस में कोई दुश्वारी नहीं हुई, इस्लामाबाद प्रोसेस में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वही वाजपेयी लाहौर आए तो वो नवाज शरीफ पाकिस्तान दुश्मन, सिक्योरिटी रिस्क, और वो आगरा में जनरल मुशर्रफ हाथ मिला लें या वाजपेयी? मैं पाकिस्तान दुश्मन नहीं कहता, मैं पाकिस्तान दुश्मन नहीं कहता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, यह आज तक इनकी जो पॉलिसीज थी वो गलत थी सब लोगों की। अगर एक नई पॉलिसी है तो उसे कश्मीरियों को एतमाद में लें। उस वक्त भी ऐसे कश्मीरी जो है वो सदर मुशर्रफ के साथ लग गए थे, जो कि गिलानी को काटना चाहते थे। काट दिया था आपने? साइड नहीं कटने दिया, कॉर्नर किया आप लोगों ने। जिस दिन कोई तारीख लिखेगा कश्मीर की, जिस दिन आसफ वानी या यासीन या दूसरे मेरे भाई तारीख लिखेंगे, वो मेरा रोल लिखेंगे। मैंने नहीं कटने दिया, काटते रहे जो मर्जी। आदमी बाज काम खामोशी से करते हैं जो शोर से नहीं होता। इंडिया ने आपको वीजा ना देके सही काम किया है ना? नहीं किया तो कौन सा मेरा उधर। अच्छा शेख रशीद साहब, एक चीज़ फरमाइएगा, मुझे लगता है ये है कि नवाज शरीफ साहब एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई टोटली सपोर्ट के एक सिविलियन लीडर जो है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए पॉलिसी साजी के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है है कि उन्होंने अपनी जो मौजूदा हैसियत है एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जहाँ उन्हें पीपल्स पार्टी सपोर्ट करी, उसे ओवर एस्टिमेट कर लिया। उन्होंने कोशिश ये की कि जो उनके जहन में पॉलिसीज़ हैं उसको नाफिज करें, वहाँ से वो एकदम से फ़ौज से दूर हो गए। हालांकि चीफ जो आर्मी चीफ है उनको वो खुद लेकर आए थे, तो चंद हफ्तों में दूरी हो गई। मुझे लगा कि उन्होंने अपनी ताकत को बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया बहुत जल्दी में। देखें, जो आर्मी चीफ होता है वो कमान होती है, कमांडर ऑफ द कमान होता है, वो सारी कोर कमांडर और पूरी आर्मी को लेकर चलता है। इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर तो जी कोई उसकी अपोजिशन नहीं है। एक इमरान खान साहब खड़े हैं और बाकी तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। आज मैं MQM को कह रहा था, मैं कहा यार खुदा के बंदो, उन्होंने कहा अल्ताफ भाई को फोन करें आप। मैंने कहा मैं वो भी कर जाऊंगा, मैं नहीं घबराता इन बातों से। किसने कहा आप अल्ताफ भाई को फोन करें? पार्लिमानी कमेटी के उनके लोगों ने, PTI की लोगों ने, MQM के लोग, MQM के लोगों ने, PTI वाले तो नहीं कहते, वो तो मेरा मतलब है। सो मैं MQM आपके एहतजाज में आ सकती? सोच में पड़ गए आप।
खालिद क्या मकबूल जवाब? सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे, बड़ा अच्छा मौका, आप उनको साथ मिला सकते हैं, कोशिश करिए। लेकिन जी मेरी तो ख्वाहिश है, मैं एक छोटी पार्टी का लीडर हूँ, वर्कर हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि फजलुर रहमान साहब भी, MQM भी इमरान खान के साथ मिल जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा हो जाए। देखें MQM ने मुझे वोट दिए सारे, खुद मुझे अल्ताफ भाई ने कहा शेख साहब हम आपको वोट देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, जो मर्जी हमारी बात हो। नहीं दिए तो तरीके इंसाफ के लोगों ने नहीं दिए, जो उनमें बड़ी दो चार, strong इमरान opposition। खान की हद तक नहीं, अदर दैन इमरान खान आपकी अपोजिशन थी पार्टी के अंदर। ठीक है, आपको तो पता है सारी वो स्टोरी। अब मसला ये है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं होती, लोड शेडिंग सबकी इकट्ठी है, महंगाई सबकी इकट्ठी है, बेरोजगारी सबकी इकट्ठी है। अभी मैं फजलुर रहमान साहब को असेंबली में मिला हूं, मैं कहा मौलाना साहब आपसे पुराना तल्लक है, क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने मुझे कुछ और 1-2 दिन पहले बयान दिया था कि भाई आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, मैं उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सका। आज उन्होंने कहा जी कि नहीं, ताहिरुल कादरी के साथ शेख साहब आप होंगे, और मैंने कहा देखें एक अपना मकतबा फिक्र है, इसमें कोई शक नहीं कि ताहिरुल कादरी एक बहुत बड़ा स्कॉलर, मुफक्कर और एक बड़ा नाम है दुनिया में। आपका अकीदा और हो सकता है, ऑथर है, राइटर है, स्पीकर है, ओरेटर है, मुकर्रर है। अब मसला सिर्फ इतना आ गया कि मैं आपके प्रोग्राम के बाद उनसे फिर बात करूंगा शाम को। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि डी टॉक और लियाकत बाग का जलसा एक हो सके। अगर ये नहीं होगा तो ये तो कोई काम की बात नहीं होगी। और अगर ताहिरुल कादरी साहब अपने किसी मुकर्रर को इमरान खान के जलसे में बोलने की इजाज़त दे देते हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। इमरान खान के या दिल में इतनी जगह होगी कि मौलाना फजलुर रहमान PTI की जो फजलुर रहमान की मैं बात तो नहीं करता कि नहीं होगी, यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के लिए होगी। और मैं आज उनसे मिला हूँ मुख्तसर सा, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ताहिरुल कादरी साहब के कोई हक नवाज साहब या दूसरे उनके जलसे में तकरीर करें, क्योंकि मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, एक तरफ लियाकत बाग है, एक तरफ डी चौक है, क्योंकि मैं इत्तेहादी हूँ। मैंने ताहिरुल कादरी साहब को कहा कि जो धरना देगा मैं उसके साथ बैठूंगा। अभी तो ताहिरुल कादरी साहब लियाकत बाग आ रहे हैं, जिस दिन वो धरना देने आएंगे तो मैं साथ हूँगा। वहां से मेट्रो पे बैठ के डी चौक आ जाइए, सफर जल्दी कट जाएगा। मेट्रो मुझे फिक्र लग गई है, अल्लाह करे, आप तो मजाकन कहते हैं, सारा मेरा शहर उजाड़ दिया है। शेख साहब लेकिन आप करने बना की क्या कोशिश कर रहे हैं? May 11 पहला साल पूरा होने जा रहा है, और मुझे आप लोगों की कोशिशों से लगता है कि आप लोग जल्दी में हैं कि बोरिया बिस्तर गोल हो। आप क्यों इतना सर जुल्म की दास्तान जितनी लंबी हो, मैं को वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं हूँ, नदीम हुकूमत साहब, गिराने के उम्मीदवार तो लगते हैं मुझे। और बिल्कुल हूँ। हैं मैं उम्मीदवार? समझता हूँ इन पोलियो के कतरे इनको सबसे पहले मिलने चाहिए। आप क्यों उम्मीदवार हैं हुकूमत गिराने के? मैं पोलियो पे भी आता हूँ, लेकिन आप हुकूमत क्यों गिराना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जितना नाअहल ये दौर है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जिसने 10 महीने में, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो 6 का 36 आदमी हूँ, क्या $10 बिलियन कर्जा लिया कि नहीं लिया? $10 बिलियन। अब आप भी हाँ कहें ना, आप सवाल तो कर लेते हैं, $10 बिलियन कर्जा लिया कि नहीं लिया? क्या हम गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं कि नहीं आए? क्या हमारा अफरात-ए-ज़र, क्या हमारी बिग जीरो इन्वेस्टमेंट, और ये स्मगलर जो सारे चला रहे हैं वहां के अपनी वाइट मनी करने के लिए, वो रोज स्टॉक एक्सचेंज का बता देते हैं, और चंद लोगों को नवाजा जा रहा है। क्या आप 500 अरब रुपया जो जारी हुआ है ये PPI के लोगों को, क्या आप उसको फेयर समझते हैं? कोई ऑडिट हुआ है? उसका ऑयल किन से लिया गया? क्यों उसका ऑयल प्राइवेट कंपनियों से लिया गया, बराह रास्त सरकारी कंपनियों से नहीं लिया गया? इसलिए PLNG क्यों ली गई है कतर की दूसरी कंपनियों से? उस कंपनी ने जो इंडिया को $11 पे दे रहा है, उसने मुझे खत लिखा है कि ये मेरी अंडरटेकिंग है, ये मैंने तहरीरी दी है हुकूमत पाकिस्तान को कि मैं $11 को 40 बिलियन इंडिया की दे रहा हूं, ये $18 की क्यों लेने जा रहे हैं? एक नवाज शरीफ साहब का भला हो, अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए। कोहाले का ब्रिज जो है, उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन थी जो गुजरांवाला और रवात के लिए, वो 26 बिलियन पे ले जा रहे थे ख्वाजा साहब, वो मुस्तरद की उन्होंने। तरबेला 4 जो है वो मुस्तरद किया, उसमें वर्ल्ड बैंक भी आया और दूसरी पार्टी को उन्होंने दिया। असल बात नदीम साहब ये है, इस हुकूमत के जो मसले पैदा किए हैं
किसी अपोजिशन ने इनकी राह में रुकावट नहीं खड़ी। नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब, अगर वो करप्शन के ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मेल प्रैक्टिसेस है नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये जवाब तो नहीं है कि $10 अरब का कर्जा लिया इसलिए नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दो। मेरे ख्याल में कोई चॉइस नहीं थी इस वक्त। मेरे गिरने से मेरी आप भी होते तो आप भी मेरी बात सुने नदीम साहब, इतना कर्जा था जो वापस करना था IMF का। पीपल्स पार्टी वाले ना कोई जल्दी वो नहीं हो गया, मोबाइल चोर थे। पहले 2-2.5 साल पीपल्स पार्टी वाले मोबाइल चोर थे, वो डायरेक्ट ही मुकते थे। ये फ्रिज में लगा के खाते हैं, दोनों भाई इकट्ठे जाते हैं। क्या इस हुकूमत में किसी परवेज खटक की, किसी सिंध के कायम अली शाह की, किसी बलोचिस्तान की उनकी शक्ल बुरी है कि इनके साथ नहीं जा सकते? ये कौमी सलामती के वजीर आजम है कि 3 सूबों में, 4 सूबों में सवाए अपने भाई के और अपने सूबे और अपने भतीजे और अपने रिश्तेदारों के अलावा इनके कोई इंसान नहीं नजर आता। 4 दिन बैठे रहते हैं। लंदन मुल्क में आग और खून की सूरत हाल बनी हुई है। क्या आप मुझे बताएं डिलीवर क्या किया? मैं आपसे सवाल करता हूं शेख साहब, अगर केओस बढ़ता है तो आपको ये नहीं लगता कि फौजी जो दौर है उसकी वापसी की राह हमवार हो जाए? मैं फौजी दौर को दौर नहीं देख रहा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप हुकूमत गिराने तो जा रहे हैं ना। आप मैं ये नहीं, मैं कह रहा कि हुकूमत को शीशा जरूर दिखाना चाहिए, और अगर उसमें अगर लोग समझते हैं और लोगों का हक है, कोई किसी कुरान के सिपारे में नहीं लिखा हुआ, किसी आइन में नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन लाजमी 5 साल के बाद हो। आप अर्ली इलेक्शन से आते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपकी फरमाइश पे मैं नदीम साहब देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं लोगों को, मैं लोगों को अगर समझ आ रही है तो आप उसमें समझ आने दें जिसको आ रही है। बेवकूफ़ों से मैं मुखातिब नहीं हूँ। क्या जापान में 2 साल बाद इलेक्शन नहीं होते? इसलिए पाकिस्तान में भी 2 साल बाद होते। देखिए आप, मैं मिसाल देने का हक रखता हूँ, मैं सवाल पूछने का हक रखता हूँ। हाँ पूछें, मैं आएंगे आपके प्रोग्राम में, इसलिए कि आप मुझसे सवाल शेख साहब, ये जो May 11 के प्रोटेस्ट है ना आपके, असल में अगर एक बददियानत इलेक्शन, आसिफ जरदारी भी कहता है कि मैं पंजाब में दाखिल हुआ तो मेरा जुग्गा ही चुक गया। फजलुर रहमान कहता है कि हमसे धांधली नहीं, वो कहता है धांधला हुआ है। इमरान खान कहता है 35 पेंचर लगे हैं, और ऐसे लोगों ने लगाए हैं जिन लोगों को बाद में क्रिकेट में नवाजा गया। और कभी आप ये सोचें, ये सारे 5-10 लोग जो हमेशा जिन पे इंडियन नवाजी का, मैं गद्दारी का नहीं कह रहा, इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट्स का इल्जाम लगता है, जिन पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट का इल्जाम लगता है, वो क्या वजह है कि एक ही इदारे के झंडे तले आते हैं? मैं ये नहीं कहता कि उस इदारे पे ये इल्जाम है, लेकिन ये हक रखता हूं कि वो इदारा अपनी सोच में लोगों की सोच को भी अहमियत दे। मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया लास्ट वीकेंड पे, बहुत ज़बरदस्त धांसू किस्म का इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने इफ्तिखार चौधरी पे इल्ज़ाम लगाया, उसमें उन्होंने नजम सेठी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसमें उन्होंने DGMI, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो था उसने लाहौर के अंदर जो रिजल्ट चेंज हुए उस रिगिंग का, वो प्लान का, वो भी हिस्सा था। तो MI किसके अंडर होती है? आर्मी चीफ के अंडर होती है। वहाँ फिर आप क्या कहेंगे? इंटरव्यू इमरान खान ने दिया ना, एक आपका नदीम साहब ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान का आधा टाइम आप मुझसे लेते हैं। जब उसके सवाल करने आपने सबके इल्जामात का जिक्र कर दिया ना कि इमरान खान को शक है कि इंतखाबात में धांधली। देखिए, मैंने एक जर्नल JUI ने कहा धांधली नहीं, धांधला हुआ। सिर्फ इमरान खान को सिलेक्ट किया। मौलाना साहब का भी, मौलाना साहब तो देखें, उनका धांधला भी कर लें और उनका भी कर। अभी मिला हूं, वो समझते हैं कि शायद कोई फिर मसला बनने लगा है। धांधली कर कौन गया? आप ये बता दें, कर कौन गया? धांधली का मेन फायदा किसको पहुंचा? ठीक है, जिसको धांधली का फायदा पहुंचा, और ये वही लोग हैं, ये वही नजम सेठी साहब हैं जिन्हें ISI के हवाले नवाज शरीफ साहब ने, अगर मैं भूल नहीं रहा, अगर मेरी इस्लाह कर दें, गलत है, मेरी यादाश्त अब कमजोर होना शुरू हो गई है, दिया था कि नहीं दिया था? नजम सेठी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं मेरे भी दोस्त कुछ नहीं कहूंगा। आप यानी आपका मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा तू, मेरे यानी मेरे भी कोई दुश्मन नहीं है, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बांग्लादेश में हम इकट्ठे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में जब केयर टेकर का नाम आया था तो इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया था। मैंने ये खान साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि शायद वो इवन हैंडेड करेंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि नहीं था। एक तो बात है कि वो अपनी गलती का भी एतराफ़ कर, ये अच्छी बात है, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उन्होंने मुशर्रफ वाली जो सपोर्ट की थी उनके रेफरेंडम की, उसको भी माना, ये एक अच्छी चीज़ है। ये आप तरीके सलीके से बारीकी का काम ना दिखाएं नदीम साहब, आप भी, लेकिन ये अच्छी बात है। साथ देना गलती होती है, आप भी कह दीजिए। जी, जनरल का साथ देना गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं मैंने की। नहीं किया आपने? मैंने नहीं गलती की। मुशर्रफ का साथ देना दुरुस्त था। मैंने गलती नहीं की भैया, आप क्या स्टाम्प लेना पड़ते हैं? ब्रेक ले लें जी, ब्रेक।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि हुकूमत को गिराना उनका मकसद है। शेख साहब, अभी आप असम्बली में एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे और स्पीकर ने माइक बंद कर दिया, लेकिन आपका मौक़िफ़ क्या था, कहना क्या चाहते थे आप? मैं सुनना चाहूँगा ऑन एयर ताकि पाकिस्तानी लोगों को पता चले। मैं ये कहना चाहता था कि इस मसले को डिस्कस, जो करारदाद पेश की गई वो कौम से धोखाधड़ी है। वो कौम से ये सारे मिलके अपनी, कहना नहीं चाहिए मुझे सीनियर तो नहीं होंगे लेकिन मेरे साथी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे डिस्कस करना चाहते हैं कंबाइन करके एडजर्नमेंट मोशन को। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो आज से खराब नहीं है, माफ करना। करंट इशू जिस पे एस्टेब्लिशमेंट का सिविल गवर्नमेंट के साथ तजाद हुआ है, अगर इस असम्बली में उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो फिर हम क्या नुमाइंदे हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो आदमी समझते हैं कि जियो के साथ ज्यादती हुई है, जियो के साथ नाकुआ, वो बोले कौमी असम्बली में। और जो ये कहते हैं कि जियो ने ज्यादती की है और एक आर्मी चीफ को, एक DGISI की इस तरह उन्होंने तस्दीक की है और एक निजी इदारे ने इस तरह आके एक पूरे कौमी सलामती के अदारे को नुकसान पहुंचाया, इस पर खुली बहस हो, लॉ एंड ऑर्डर का आप पेश करके और सारे आप यूनानिमस हो जाएं, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी ने कहा है। मैं इमरान खान से रिजवी साहब की गुजारिश करूंगा कि भाई ये खुद शाह महमूद साहब ने भी कहा है उनको, मसला ये है जी। अच्छा, आपने शुरू में एक जुमला बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तारीफ़ कर रहा हूँ आपके ऑन एयर। आपने एक हामिद मीर वाले वाक़े के ऊपर बड़ी क्लियर लाइन ली कि उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, ज्यादती किसी हुई को भी गोली लगे। उसको मैं शेख रशीद हूं, मैं हामिद मीर नहीं हूं कि मेरे खिलाफ रात इलेक्शन को 200 सारे चैनल वार्डों में कैमरे लगाए गए, टीवी चैनल लगाए गए और एक रात लास्ट मोमेंट जब इलेक्शन कैंपेन बंद हो गई, मेरे खिलाफ कैंपेन की गई। जब मुझ पे हमला हुआ, कहा गया ये खुद साख्ता हमला था, मेरे 3 दोस्त शहीद हुए, 2 अपाज हो गए। जब 2 दफा 4 दफा मेरे साथ उन्होंने ऐसा सियासी, एक जियो अदारा है बड़ा, मान लेना चाहिए हमें। जब मुझे आप आपने बात कर ली है ना, मुझे भी बात करने देना, इंटरव्यू मैं देने आया हूं ना, आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देना मेरा राइट है। सो 4 मुझ पे हमले किए, लेकिन पहला टिकर मैंने खुद फोन करके जियो में कहा कि हामिद मीर के साथ जो हुआ है ये ज्यादती हुई है। अगर वहां वजीर आजम जब वहां मिजाज पुरसी करने गया था और ये कहता कि ये बड़ी ज्यादती हुई है, ये जुल्म हुआ है और अदारों का फर्ज है कि ये मुजरमों को पकड़े, और जो अदारों पर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं, और उनका वजीर इत्तलात ये ना कहता कि वजीर आजम ने जहां जाना था उसके पास जाके बता दिया कि वजीर आजम किन के साथ है। वजीर आजम का भी वो भी अदारा है, राइट। ये बात बड़ी ठंडी हो सकती थी। लोग कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त जो होता है वो दाना दुश्मन से गया गुजरा होता है। अब मसला किस कदर कॉम्प्लिकेशन में आ गया है, एक बात इतनी बढ़ा दी गई, और वही लोग जो कि जियो के या हामिद मीर साहब के सबसे ज्यादा चहेते थे, ख्वाजा आसफ साहब, उन्हीं के दस्तखतों में पैमरा में गया मैंने। और जो ISI की लैंग्वेज है, मैं समझता हूं वो काफी है। मेरे ख्याल में यहीं से वो सवाल था जो मैंने आपको शुरू में किया कि हुकूमत ने अपनी ताकत को मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया कि हम ज़्यादा ताकतवर हो गए। फिर बैक ट्रैकिंग इतनी हुई कि परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि मीडिया इसलिए ज़्यादा है कि फौज ने कुर्बानियाँ दी। ख्वाजा आसिफ साहब को दस्तखत करके पैमरा में ये कहना पड़ा कि लेकिन मैंने आपके सामने कहा कि मैं जब मुशर्रफ के साथ गया, मैंने सारे हल्के को बुलाया, मैंने कहा मैं ये करूं क्या करूं। उन्होंने कहा अगर मैं लाल मस्जिद के वाक़े पे इस्तीफा दे देता तो आप यकीन जाने मेरा इलेक्शन हारने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। जिन्होंने पोस्टर लगे लाल वैली वर्सेस लाल मस्जिद, लोगों ने लाल मस्जिद की तरफ गए, वो मेरी सियासी गलती थी। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मैं आपको रिजाइन करना चाहिए था, मेरा ख्याल है मुझे करना चाहिए था। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट अच्छी ऑन एयर जारी है, ये चीजें मैं वेलकम करता हूँ। जब लोग एक्नॉलेज करते हैं तो मैं उसे वेलकम करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए था। गुड, ठीक है, मेरी गलती थी। मुशर्रफ के पास मैं सोच समझ के गया, ये नहीं कि मैं कोई तरीके इंसाफ का हमउम्र था कि 18 साल का हो गया था, बालिग था मैं पूरे हल्के से ऑन एयर कह रहा हूं, मेरा हल्का सुन रहा है कि मैंने पूरे सपोर्टरों को कहा, उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है अब हमें जाना चाहिए। लेकिन जब ये वाकया हुआ लाल मस्जिद की हद तक, राइट, लाल मस्जिद की हद तक मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। आपका ख्याल है कि वहां ज्यादती हुई? मेरा ख्याल है कि मैं हचकिचाहट में रह गया। हामिद मीर वाले केस में मैं वापस आऊंगा, फिर जियो का भी एक सवाल करेंगे और फिर जनरल मुशर्रफ की तरफ आएंगे। मुशर्रफ साहब का मामला भी बड़ा, हमें आज हुकूमत ने उसको अपोज किया है। हामिद मीर के मामले में आज हमारे समा पे एक वो खबर थी कि शायद उनका
जो मारने वाले हैं उसका खाका तैयार किया गया है। हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर कोशिश करें वो हम खाका दिखा सकें। आपका ख्याल है कि वफाकी हुकूमत और जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं उनमें ये सलाहियत मौजूद है? क्योंकि सिक्योरिटी इदारों के मतलब मेरी राय है कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है, वो कल्प्रेट्स को सामने कौम के पेश कर सकते हैं, करना चाहिए उन्हें, पूरी सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये एजेंसियों पर इतना बड़ा मलबा गिर गया है। देखें, अगर ये 6-7 आदमी हैं, नजम सेठी है, देखें ये सारे इनके, अबसार आलम है, इम्तियाज आलम है, हामिद मीर है, उमर चीमा है, एजाज सैयद है। खाका इस वक्त ऑन एयर चल रहा है, ये जो जिसके ऊपर शक है ना, जब आप बात कर रहे हैं तो खाका भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं देख रहा, मैं आप आपसे कंटिन्यू बात कर करिए। रहा हूं। ठीक है, ये 7-8 आदमी जो हैं जिनका एक फिक्री जो है जी नॉन, उनका एक थीम और थीसिस और लाइन और लेंथ है, इन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी जो है इस मुल्क में और गन डालने के लिए कोई लंबा काम डाल सकती है। मेरा नहीं पता, कल मैं रहूं, मुझ पे 5-6 हमले हुए, अल्लाह की वजह से अगर मेरी टाइम मुकर्रर है तो मेरा काम ये नहीं है। जब मुझ पे हमला हुआ, जब ये सारे लोग कह रहे थे, उस वक्त मेरे कान में लोग कह रहे थे कि आप फलाने का नाम लो, मैंने कहा भी मैं जानता, मैंने देखा है, मैं ऐसे ही नाम ले लूं किसी का? देखें ना, इतना बड़ा इल्जाम जो आपने लगा दिया, उसकी बैकग्राउंड चाहे कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत बड़े अदारे को देखें, आप ये माने कि वो एक इदारा है, हजारों लोगों को रोजगार है। मेरे इनसे नहीं, इब्राहिम या शकील साहब से नहीं, लेकिन हर रोज की मेरी महफिल थी मीर खलील रहमान साहब से, खुदा उनको गरीक रहमत करे। और वो चल के रात आम लाल हवेली में आ जाया करते थे, चारपाई पे गंदी सी चाय पीनी आगे लाल हवेली के होटल की, और कोई उनमें ऐसी बात नहीं थी। अब जो हालात पैदा हुए हैं, जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा अदारा होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। ये नहीं हो सकता कि बड़ा आदमी जो है वो इतने बड़े सलामती के मसले में, देखे ना, कोई भी आदमी कल उस अदारे का, इन 7-8 आदमियों में से कोई आदमी कल कोई बाहर का अदारा मुसाद कड़का देती है, राह कड़का देती है, किसी को पता है जी? अच्छा, एक सवाल मैं इस पे जियो और जंग ग्रुप पे कर लूँ, क्योंकि आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र भी कर दिया और कौमी असम्बली में आपकी तकरीर का फोकस भी यही था, फिर मैं जनरल मुशर्रफ की तरफ चलूँगा। मेरे ख्याल में तवज्जो जब हटी ना हामिद मीर के अटैक के ऊपर से, और उनका शक करना भी उनकी फैमिली का मेरे ख्याल में जायज़ था कि उनकी, क्योंकि हामिद मीर को शक था ये बात कि मुझे ये हो सकता है कि ऐसे वाले मारे, उनकी फैमिली भी शक का इजहार कर सकती। जियो ने उसकी फ़ोटो दिखा के DJSI की उस मामले का तवज्जो ही हटा दी, हामिद मीर पीछे रह गया, GIO कंट्रोवर्सी सामने आ गई और वो चीफ की फोटो लगी हुई लगा। ये एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी सपोर्ट मैंने पाक फौज की कभी नहीं देखी जिस तरह आज कौम पाक फौज के पीछे खड़ी हो गई है। इस केस में लोगों ने कौमी सलामती के अदारे पर इल्जाम लगाने की मजम्मत, न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उनके साथ खड़े हैं। मैं अपने शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों का भी कह सकता हूं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हामिद मीर पे हमले की मजम्मत नहीं करता। कोई आदमी जो इतना बड़ा इन्होंने केस था अपना खराब किया, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस वक्त फौज के पीछे नहीं खड़ा हुआ। किसी इदारे के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी इदारे से कौमी सलामती को खतरे हों तो कोई इदारा कानून से बालातर नहीं। आपका ख्याल है खतरा? मैं अपनी बात कर चुका हूं, मैं जरा आपके कटहरे में नहीं खड़ा, इंटरव्यू दे रहा हूं। सवाल तो पूछ सकता हूँ। हाँ, आपके ख्याल में उस इदारे से कौमी सलामती को खतरा है? मैं समझता हूं ये जो रोल हुआ है ये कौमी सलामती के मसले के खिलाफ गया, और इसको पैचअप हो सकता है, था और होना चाहिए। आपका ख्याल है होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब है खतरा इस कदर शदीद नहीं है कि हमारी कौमी सलामती खतरे में हो, क्योंकि देखें ना, मुझे बात का ऐसे लगता है शायद आप भी उसी ग्रुप से हैं जो एक खास सोच रखते हैं, जर्नलिस्ट एंकर, आपकी सोच भी उनसे मिलती जुलती है। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कभी किसी ग्रुप की तालाबंदी नहीं कर सकता। पॉलिटिकल वर्कर वही बात कर सकता हूं जो मैं कर सकता हूं, और वो बात ये है कि कौमी सलामती के मसले में अगर मेरा बाप भी उसके रास्ते में हायल हो, उसको भी टांग दिया जाए। दुरुस्त है, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि किसी ठीक है, मुझे समझ आ गई ना, मैं समझ आ गई, समझ आ गई ना। मेरा आपको अदारों से बिगाड़ने की क्या जरूरत है? कोई अदारा स्टाम्प पे तो नहीं लिखा होता ना। दूसरे सवाल कर लेते हैं, जनरल मुशर्रफ की तरफ आ जाते हैं। जनरल मुशर्रफ, आज वफाकी हुकूमत ने उसके खिलाफ पोजीशन ली, आपकी क्या राय? दुरुस्त है? देखें, हमारा तो एज ए पोलिटिकल एनालिसिस था कि 72 साल का जनरल मुशर्रफ कोई पोलिटिकल थ्रेट नहीं है नवाज शरीफ के लिए। उसके मसाइल हैं बिजली, उसके मसाइल हैं महंगाई, और मैं आपके प्रोग्राम में 5-6 पहले ये अपील कर चुका हूँ कि कब्र मुफ्त कर दो। शाम को कैमरा लेके जाओ,
इमाम बाड़े मस्जिद में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो अल्लाह के बंदे, उनको मुफ्त रोटियां दे रहे हैं, हज़ारों सैकड़ों नहीं। अगर एक 72 साल आदमी के जाने से उनकी जान छुटती है और वो नहीं छुड़ाना चाहते, इसका मतलब यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंटली प्रिपेयर, ज़हनी तौर पर तैयार है अस्करी इदारे से टक्कर लेने के लिए। क्यों? ये उससे पूछें, मेरा सवाल मुझसे पूछें। आप बैल मुझे मार वाली कैफियत तो सिविल हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती। ये अल्लाह आपका भला करे, ये मशवरा देना आप। मेरे ख्याल में अगर सुन रहे होंगे तो उनको मशवरा पहुंच जाएगा। बात अच्छी बातें भी आप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। असल में आपको बात बातें अच्छी लगती हैं, बाकी नहीं लगती। ये भी सही। सारी बातें अच्छी लगना जरूरी भी नहीं होता, सही। मुझे भी सारी नहीं लगती, ये तो ठीक है, नेचुरल है। सही। हुकूमत के मामला इस कदर बिगड़ने में सबसे बड़ा फैक्टर आपका ख्याल है जनरल परवेज मुशर्रफ है, GOISI कंट्रोवर्सी है, या मियाँ साहब का वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है जो 2 दफ़ा पहले भी हम उनकी लड़ाइयाँ देख चुके हैं? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की वही टीम है जो सवाए चौधरी निसार को छोड़ के, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि शायद उसकी लाइनर लेंथ कभी बाल टपा खाती है। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, शायद वो भी उनमें शामिल हो, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की टीम में कोई इतनी बड़ी सोच का आदमी नहीं है जो नवाज शरीफ का हाथ पकड़ सके। और एक शहबाज शरीफ को मैं महसूस करता था, वो बाप के मरने के बाद, ज़ाहिर है बड़ा भाई है, उनकी ख़ानदानी रवायात को मैं जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और वो क्योंकि ख़ानदान में बैठ के फ़ैसला करते हैं, फ़ैसला की कुव्वत मुग़ल बादशाह के पास है। सो मुग़ल बादशाह के आगे जो है कोई नौरतन ऐसा नहीं मैं देख रहा कि जो उसको कहे कि ना करें जी, मेहरबानी है आपकी। सो मजबूर हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं। एक शहबाज शरीफ साहब से मेरी तोक़े है, लेकिन वो नहीं बोल सकेगा क्योंकि आज वालद सर पे नहीं, अगर वालद होता तो शायद वो ये फ़ैसले ठीक करवा लेता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब इंतखाबात का वक्त आया तो जो चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनके खसारे का बायस बनी, जिससे वो पंजाब में इलेक्शन हार गए, लोड शेडिंग उसमें सर फहरिस्त थी, महंगाई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, कराची में किलिंग्स आज भी उतनी है। MQM वाले बेचारे रोज़ शोर कर रहे हैं और मैं इस मसले के ऊपर उनको पूरी फुली सपोर्ट करता हूँ। कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, जिस कोई कातिल भी हो, मैं उसकी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और दूसरा बिजली का मसला, मैं खुद ये कहता हूँ कि MQM के लोग जो सफ़ेद कपड़े वाले उठा के ले जा रहे हैं वो जुल्म है, ठीक है, और जुल्म नहीं होना चाहिए। जो फैसला हो अदालत के जरिए, और ये बात MQM खुद कहती है कि अगर हमारे अंदर कोई इस किस्म के लोग है, कोई काड़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, वो कानून के जो उनके नाम है, कोई मच्छर कॉलोनी में है, कोई पतंग कॉलोनी में है, कोई कटी कॉलोनी में है, कोई कंवारी कॉलोनी में है, उनको ट्रायल होना चाहिए। वाइट पेपर में लोगों को उठाना ये जुल्म है, अदालत के जरिए अदालत चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशल की कोई गुंजाइश नहीं है। आई एंडोर्स यू। और दूसरा बिजली, देखें बिजली का तो ये हमें रोज नया रास्ता दे रहे हैं। बिजनेसमैन गवर्नमेंट जो है, मुझे अफसोस से कहना चाह पड़ता है, उसकी मजबूरियां और उसकी सोच उस चीज़ से आशना नहीं है। जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, हमें कहते हैं जी हम क्या खाक पढ़ेंगे। हर 12 घंटे में रावलपिंडी शहर में बिजली जा रही है। अगर मेरे साथ कोई फोर्स होती, मेरे साथ भी कोई गैंगस्टर होते, ये जो मरी रोड की तबाही है, मैंने एक पूरा प्लान 2 अरब रुपया लगा के शेख रशीद एक्सप्रेस वे, नाला लई के पानी कंट्रोल का, और गरीबों की बस्तियां आबाद होनी थी, सारा पिंडी तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, वक्त साबित करेगा कि नवाज शरीफ साहब का ये गलत फैसला है। क्योंकि वहां से अगर इन्होंने बसें चलानी है, हफ्ता इतवार तो वहां वैसे ही है, वो सारे गरीब लोग अमीर हो जाते जी। ये गरीब अमीर गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जिसका दुकान की कीमत 3-3 करोड़ रुपया थी, ये 2.5 करोड़ 240 पे आ गई है। 60-60 लाख रुपया खत्म हो आप गया। बिजली से सीधा मेट्रो पे आ गए। बिजली का सवाल दरमियान में रह गया। एक्सप्रेस अखबार ने आज अभी एक खबर छापी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, अभी मैं आ रहा था तो उनकी खबर देख रहा था कि लेस्को वालों ने कहा है कि हमने रायविंड में बिजली की बंदिश बंद कर दी है क्योंकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहते हैं। राजा परवेज अशरफ का यहाँ एक घर था इस्लामाबाद में, उसके ऊपर यह भी इल्ज़ाम था कि बिजली की तार डायरेक्ट लगी हुई, मुझे नहीं पता लगी थी। कहते थे कि वहाँ बिजली नहीं जाती जी, स्पेशल लाइन वापडा वालों ने डाल दी। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? जहाँ जहाँ वापडा के अफसर रहते हैं वहाँ बिजली की लाइन नहीं जाती। ये इस मुल्क का, जब तक उन लोगों की बिजली ना कटे, पहले नवाज शरीफ की क्यों नहीं बंद? सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बिजली कटे और सबसे पहले इनको पोलियो के कतरे पिलाए जाए। हैं जी, आज का मेरा यही पैगाम है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ताकि आलमी जो हमारे मजदूर जा रहे हैं वो कम अज कम। शेख साहब, ये सवाल मैं दोबारा पूछूंगा, फिर आपसे जवाब चाहूंगा। नवाज शरीफ अगर दोबारा पाकिस्तान से बाहर जाए, आज WHO ने यही कहा कि पाकिस्तान से बाहर जो भी जाएगा उसे पोलियो के कतरे पिलाएंगे। बड़ा मजे का आपका, लेकिन बड़ा सही जवाब दिया आपने।
आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई लव दैट कि नवाज शरीफ के मुंह में 2 कतरे 3 हो, पता लगे कि वो 2 नंबर के कतरे थे पोलियो के। DAW हेल्थ डिपार्टमेंट भी बेईमान डिपार्टमेंट है। इस कौमी असम्बली में मैं स्पीकर को रो गया हूं, करोड़ों रुपए की कौमी असम्बली की डिस्पेंसरी के अंदर करप्शन है, स्पीकर नोटिस नहीं ले रहा। लोग प्लास्टिक सर्जरियां कराते हैं, गरीब लोगों के मेंबर प्लास्टिक सर्जरियां कराते हैं, करोड़ों रुपए की टीके बेचते हैं और ये मर जाते हैं बेचारे पॉली क्लिनिक में और इधर जो बड़ा अस्पताल पिम्स में, उनको लाल दवाई नहीं मिलती। तो जो और कितना जबरदस्त सीन होगा कि वजीर आजम को 3 कतरे पिलाए जा रहे हैं और बाद में पता लगता है कि वो कतरी जाली थे। वैसे कौम से पहले कौम के लीडरान को सजा मिलनी चाहिए। जो पोलियो कतरे पूरी पाकिस्तानी कौम ने पीने ना जहाजों पे चढ़ते हुए, मैं जो वजीर आजम और शहबाज शरीफ पी लेगा तो सारी कौम पी लेगी। हाँ, पहले इनको बुलाएं, पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट और प्राइम मेरा मिनिस्टर ख्याल है काफी होता है। पार्लियामेंट को छोड़ें, जो अपनी डिस्पेंसरी की 10 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, उसमें बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, उसमें बड़े बड़े खोंचे हैं, ये क्या किसी का एहतसाब करेंगे जी। मैं तो क्या आपसे अर्ज करूं, कुछ नहीं, बस वैसे ही है। संभाला नहीं गया, आपका यही ख्याल है कि संभाला नहीं गया? मेरा ख्याल था, मेरी जाती राय थी नदीम साहब के नवाज शरीफ साहब इस दफा संभाल लेगा। हर आदमी मुझे ये कहता था कि ये जी शेख साहब 5 साल तक पूरे करेंगे, वही 5 साल वाले कहते हैं मुझे कि 2 साल कर लेंगे। मैंने कहा भी मैंने टीवी पे बयान दिया है कि 2014 अहम साल है, अगर ये कर लेंगे तो छा जाएंगे, नहीं कहेंगे तो घर जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कौम, हादसों की भरपूर कौम जो है, जहाँ हर रोज़ एक नई खबर है, हर रोज़ एक नया मसला है, वहाँ आप ये तसव्वुर करें कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो और टैक्स की सारी बंदिश जो है, बड़ा आदमी को आप छूट दें और गरीब पे सारे नज़ले गिरें, बेरोज़गारी हो, लॉलेसनेस हो, कोई आवाज़ ही ना हो आदमी की। तो रोज़ रात टीवी ज़हनी अय्याशी कर लेते हैं, 8 बजे 10 बजे का शो देख के, वो कहते हैं चलो किसी बंदे ने हमारी बात की है। शेख साहब, अभी मियाँ साहब ने वहाँ से आते हुए एक इंटरव्यू दिया BBC को, BBC की वेबसाइट। पहले आप ये भी तो पूछें कि मियाँ साहब का सरकारी दौरा कितना था और लंदन में उन्होंने गैर सरकारी दिन कितने गुजारे हैं। आप भी बता दीजिए, आपके पास ज्यादा तफसीलात होती हैं। नहीं, देखें ना, डेविड कैमरॉन के मेहमान कितने दिन थे और अपने घर ज़ाहिर है 30 और पहले थे, बाकी 4 दिन उन्होंने अपने गुजारे हैं, अपने घरों में गुजारे हैं। उधर तो बिजली नहीं जाती ना, रायवेंड में भी नहीं जाती। अच्छा शेख साहब, वो सवाल हमारा दरमियान में रह गया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई जिस तरीके से अकबर बुगटी के साथ जो सलूक किया गया। फिर बलोचिस्तान के हालात का भी तज़किरा हुआ। मिसिंग पर्सन यहाँ पार्लियामेंट के सामने ही कैंप था और मुझे याद पड़ता है कि मियाँ साहब वहाँ जाया करते थे जब वो हुकूमत में नहीं थे, पीपल्स पार्टी के दौर में। हम कैमरे वैमरे लेके सारे लोग पहुंच जाते थे, उन्हीं औरतों को और बच्चों को कुट लगी। मत पूछ सुखेरी मेरे जीवन की कहानी, कांटों में उलझ गई मेरी फूलों से जवानी। अपनी बारी आया ना, अपना बेटा रोए ना तो दिल को दर्द होता है, अपना मिसिंग हो ना तो कलेजा फटता है, गरीब का बेटा हो तो सर को दर्द होती है। किधर गई ये सारी बातें? आप तो ये मिसिंग की बात कर रहे हैं, ये बुगटी के लिए बड़ा दिल और दर्द रखते हैं। जितने अफसर बुगटी के मसले में शहीद हुए मेरे इलाका हल्के से तलक रखते थे। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। वो तमाम लोग जो गार में शहीद हुए वो गैर मुसल्ले थे। वो तमाम लोग जो अकबर बुगटी के साथ गार में शहीद हुए वो गैर मुसल्ले थे। ये बहुत अहम बयान दे रहे हैं आप। अपनी इतला के मुताबिक, क्योंकि मेरे चूड़ के इलाके के शुहदा थे वो तमाम लोग जो अंदर गए अफसर थे, उनमें कोई जवान नहीं था। वरना हमेशा होता ही है कि जवान की ट्रुपिंग होती है, जवान साथ होते हैं। जो लोग उस गार में शहीद हुए अकबर बुगटी के साथ वो गैर मुसल्ला थे मेरी इतला के मुताबिक। अकबर बुगटी को भी आप शहीद कह रहे हैं? शहीद है। और स्ट्राइक का ऑर्डर किसने दिया था? स्ट्राइक का ऑर्डर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनरल ऑर्डर होता है। आप, मेरा मतलब, आप अपनी ख्वाहिश पे मेरे मुंह से खबर नहीं बना सकते। आपने इतनी बड़ी बात कह दी शेख साहब, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं आज आपको दूसरी दफ़ा ऑन एयर शाबाशी देने लगा। मेरी आपकी इंटरव्यू के दरमियान में अक्सर औकात वो आप मेरे से लड़ी पड़ते होते हैं कि तू मुझे तंग कर रहा है इस सवाल के ऊपर। मेरी इतला के मुताबिक आपने कहा कि वो गैर मुसल्लह लोग थे और वो सारे शहीद हैं। अकबर बुगटी को भी आप शहीद कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। मैं उलमा से, बड़े उस्तादों के पास बैठा हूँ, उलमा के नज़दीक जो मोलक बीमारी से भी मरे वो भी शहीद के कई दर्जे, ठीक है। और मैं आपको अपनी इतला के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि सिविल ऑर्डर में देखें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर ऐसा एक वक्त आ जाएगा, ये आज मेरी बात किसी आने वाली नए स्टूडेंट के लिए या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले के लिए, आप किसी को ऑर्डर देंगे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए जाओ, फौज नहीं जाया करेगी।
शेख साहब मैं फिर दोहराता हूं, इसको आप बड़ी इजी ले रहे हैं। दिस इज माई सीरियस स्टेटमेंट। इस मुल्क में ऐसा वक्त आ सकता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फौज को कॉल करे, वो कहे यार हम तो गद्दार हैं, हम तो कत्ल करते हैं, सॉरी आप भेजें पुलिस को। पुलिस के पीछे फौज खड़ी है, पुलिस के पीछे रेंजर खड़ी है। शेख साहब, जनरल मुशर्रफ से फिर ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। लाल मस्जिद को आपने कहा कि आपके ख्याल में मिस्टेक थी, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, आपने अभी मेरे साथ कहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑल इन ऑल था, फ़र्द वाहिद था, बड़ी ताकत थी। बुगटी की स्ट्राइक का ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आयद होती है, लाल मस्जिद ऑपरेशन। देखें, जिस वक्त मैं वहाँ था उस वक्त तो बातें बड़ी अजीब हो रही थी कि उनको बाहर भेजना है मेरे सामने, कि उनको मर्ज था लात में कोई बड़ा शदीद। मेरे सामने तो जहाज़ भी डिस्कस होते थे। देखें, मैं अपनी कब्र में जाना है, मुशर्रफ ने अपनी कब्र में जाना है। केस उस पर हो चुका हुआ है, ठीक है, केस उस पर हो चुका हुआ है, फ़र्द जुर्म उस केस की भी उस पर लग चुकी हुई है। बंदे पे ऐसा वक्त आए तो बंदे को जुर्रत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और इसकी मिसाल मैं भुट्टो की देता हूँ। भुट्टो से मेरे 100 इख्तलाफ सही, लेकिन उसने जेल में ये साबित किया है कि द वे ही डाइड, बुरे वक्त में आदमी चीखें नहीं मारता, मैं नहीं करता। ही प्रूव्स दैट आई एम ए मैन, मैं मर्द हूं, और मर्द की यही शान है कि मुसीबतों में वो खड़ा होता है और मुस्कुराता है, चीखें नहीं मारता। और यही काम मुशर्रफ के लिए मैं यहां पैगाम देना चाहता हूं कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी 72 साला शख्स को अगर कुछ दिन जेल में गुजारने पड़ गए। सब कुछ उसने देख लिया है और एक पूरा अदारा उसके साथ खड़ा है। उसकी इज्जत नफ्स का भी फौज का ये तकाजा है। फौज अभी भी साथ खड़ी है मुझे। यस, नो डाउट इन इट। आपकी जो मई 11 की प्रोटेस्ट रैली है, क्या इसका और फौज की और हुकूमत की टेंशन का कोई आपस में ताल्लुक है? मैं नहीं समझता। देखें, 11 तारीख को इस टेंशन से पहले इमरान खान ने बयान दिया, जहां आप सही समझे। देखें ना, ये टेंशन अब पैदा हुई है और इनकी बेवकूफ़ियों की। मैंने नवाज शरीफ के सामने ये बयान दिया कि मियाँ साहब आपका कोई दुश्मन नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हैं। आप बताएं, मैंने उनके सामने असेंबली में ये कहा कि आप अपने वजन तले खुद दबेंगे, खुद अपने आप कुल्हाड़ी मारेंगे। 9 तारीख को हम जलसा कर रहे हैं, अवामी मुस्लिम लीग इनकी 11 की रैली के लिए। इमरान खान साहब को भी हमने दावत दी है और वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं लाल हवेली के बाहर। हमारी कोशिश होगी, बल्कि आज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी ये है वो है फलां। मैंने कहा यार देखो, हम पुरअमन शहरी हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेते, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स पे हमें पता है कि हमने किस हद तक आगे जाना है, नहीं जाना। और हमें तवक्के है कि 9 तारीख को खान साहब 6-7 बजे मगरब के बाद से पहले आ जाएंगे और मगरब के बाद जलसा होगा और उसके बाद 11 को अवामी मुस्लिम लीग भरपूर शिरकत करेगी। शेख साहब, ये जो मई 11 का आपका प्रोटेस्ट है, अवामी मुस्लिम लीग पूरी शिरकत करेगी इमरान खान के जलसे में, क्योंकि हम उनके इत्तेहादी हैं। ताहिरुल कादरी साहब का जलसा ज़रूर हो रहा है, हम कोशिश करेंगे, जिसकी उम्मीद मुझे कम है कि बीच में दरमियानी रास्ता निकल आए। अगर निकल आए तो ये मेरी बड़ी कामयाबी होगी। दरमियानी रास्ते से मुराद यह है कि ताहिरुल कादरी, शेख रशीद अहमद और इमरान खान डी चौक में इकट्ठे होंगे और नारे मार रहे होंगे। नारे ही समझें आप, किसी का मजाक उड़ाना आपको नहीं लगता है। MQM वाले जो है उनको भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आप नहीं, वो इमरान खान कैसे मानेगा। मेरी तो उनसे तल्लुकात ठीक है जी। देखें, मैं तो कहता हूं, देखें मेरी ख्वाहिश खबर तो नहीं बन सकती ना, मेरी ख्वाहिश आपके प्रोग्राम को मैं सुरखरू नहीं हो सकती। ये मेरी ख्वाहिश है कि MQM, जमीयत उलमा इस्लाम सारे इकट्ठे हो जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है। आपका प्रोटेस्ट मई 11 को ही है बस ख़त्म, या 12, 13, 14 आगे चलेगा, क्या होगा? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हफ्ता 7-8 दिन बाद, रोज़ तो इतना आसान काम नहीं होता, सारी हुकूमत मफलूज हो जाएगी। लेकिन 7 हफ्ते में एक प्रोटेस्ट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर मुझसे इमरान खान ने राय पूछी तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। मैं उससे अगले हफ्ते भी करूँगा और मैं ट्रेन मार्च भी करूँगा। महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मेरा 3 नुकाती एजेंडा है। ये जब फारग होंगे, अवामी मुस्लिम लीग रावलपिंडी से अवामी एक्सप्रेस पे कराची तक जाएगी। अगर लोग वाकई, मेरे पास वसाइल नहीं है, ना मैं बसें दे सकता हूँ, ना इश्तहार दे सकता हूँ, TV के प्रोग्रामों में डेट दूंगा। अगर आना होगा तो मेरे लिए बड़ा। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपने अपनी तो राय और मंशा और अपना ऑब्जेक्टिव भी दे दिया कि आप हुकूमत की नाअहली से तंग हैं, करप्शन, महंगाई, सारा कुछ अकबर परवरी कह के आपने कहा आप उन्हें गिराना चाहते हैं। फौज क्या चाहती? काश मुझे ये पता होता तो मैं आपको मायूस ना करता। फौज इतनी सादा भी नहीं होती जितनी आप लोगों ने समझ रखा है कि जो वो चाहती हो वो। शेख रशीद को बताइए, आपको तो पता होता है। शेख साहब, आपके तो हर आदमी यही समझता है
इसी गलतफहमी में मैं भी मारा गया और आप भी मारे गए क्योंकि फौज का कोई पता नहीं होता, अगले चौक में कहते हैं कि ये स्कीम हमने वापस ले ली। शेख साहब खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।